चलो, तो आज जो अपना चैप्टर है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है इस चैप्टर के लिए, एक्चुअल जो नाम दिया गया है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? यानी ब्रीद सांस लेना और गैसों का एक्सचेंज करना, ये है अपने पास चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग टर्म रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? क्लियर है? चैप्टर का नाम है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस प्रोसेस के लिए हमारे अंदर एक सिस्टम है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस होती क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन टर्म एक कॉम्प्लेक्स टर्म है जो कि दो प्रोसेसेस का एक मिला हुआ रूप है। ठीक है, समझ लो, यानी दो अलग अलग प्रोसेसेस परफॉर्म होती है रेस्पिरेशन के अंदर। वो प्रोसेस क्या है, नाम से पता चल रहा है। पहला है कि यहाँ ब्रीदिंग होगी, ब्रीदिंग। क्लियर है? यानी क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन का इनटेक होगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्सन, एक्सपेल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो होगा पहला स्टेप, यानी रेस्पिरेशन का पहला पार्ट ब्रीदिंग परफॉर्म होगा। अब ब्रीदिंग के साथ साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऑक्सीजन क्यों ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एक्सपेल की जा रही है, निकाली जा रही है, रिलीज की जा रही है, तो ये सेकंड स्टेप में स्पेसिफाई होगा। सेकंड स्टेप है ब्रीदिंग के साथ साथ रेस्पिरेशन में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन। तो इन दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यानी हम जो फूड एक्वायर करते हैं, जो खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड है वो। क्लियर है? यानी उस फूड में कार्बन प्रेजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन करना। ऑर्गेनिक फूड कंपोनेंट, ऑर्गेनिक फूड कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन करना। क्लियर है? ये है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन ऐड की जाएगी, वर्ड से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे। तो ब्रीदिंग का पहला पार्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट होगा, फिर होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी। ऑक्सीजन ऐड करने से जब कार्बन वाले कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक होती है, हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, रख नहीं सकते अपने अंदर, तो उसे बाहर निकालना पड़ता है। तो एक्सपल्सन, एक्सपेल ऑफ CO2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? रेस्पिरेशन कंप्लीट हुई ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। समझ रहे हो? चलो, अब हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है सिर्फ इसका एक पार्ट, ब्रीदिंग। क्लियर है? यानी ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट कॉमन फूड सबस्ट्रेट, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, सबसे कॉमनली यूज्ड फूड सबस्ट्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। रेस्पिरेशन समझ आएगी, हम लोग मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट कौन सा लेते हैं, मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, C6H12O6। क्लियर है? तो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लिया हम लोगों ने, और ग्लूकोज का कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड की जा रही है। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, तो हमें यहां मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे बने, देखो हम लोग जो कंपोनेंट लेकर के चले थे ग्लूकोज C6H12O6, उसके अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इसके साथ ऑक्सीजन ऐड की जाएगी तो यही कंपोनेंट बन सकते हैं। तो एंड प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। यहाँ इंपॉर्टेंट है
कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है ये, यहाँ एनर्जी मिल रही है और कितनी मिलती है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, तो हमें एनर्जी मिलती है 36 या फिर 38 एटीपी। अब ये 36 38 का झोल कैसे होता है ये हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये डिपेंड है सटल सिस्टम पे, और ये हम अलग चैप्टर है हमारे पास उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये रेस्पिरेशन है, क्लियर है। क्या हुआ है, ऑक्सीजन ली है, ऑक्सीडेशन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कंप्लीट, समझ रहे हैं, क्लियर है। चलो अब ये रेस्पिरेशन जो है, अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो कैसी प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस तरह की प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव। तो ये प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म की जाएगी, यानी रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्लियर है। सेकंड कि इस प्रोसेस में हुआ क्या है, एक ऑर्गेनिक फूड कंपोनेंट था C6H12O6, उसे तोड़ा गया है, उसे तोड़ा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है, और एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये बॉन्ड टूटते हैं। यहाँ हम लोग नेचर के बेस पे इस केमिकल प्रोसेस को क्या कहेंगे कि ये कैटाबोलिक है, ये प्रोसेस कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक, कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है भाई, तो देखो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग एंटिटी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्लियर है, या फिर मेटाबॉलिज्म। अब केमिकल रिएक्शंस दो तरह की होती है, कैसे, तो देखो फर्स्ट टाइप जहां A+B+C हो रहा हो, ठीक है, यानी किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा हो, फॉर्मेटिव टाइप केमिकल रिएक्शंस परफॉर्मिंग इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, मेटाबॉलिज्म का वो पार्ट जिसमें फॉर्मेशन हो रहा हो एनाबॉलिज्म, यानी एनाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शन, क्लियर है। और मेटाबॉलिज्म का वो पार्ट जहां किसी चीज का डिसोसिएशन हो रहा है, यानी C=A+B हो रहा हो, C टूट रहा है A+B में, तो यहाँ डिसोसिएटिव टाइप रिएक्शंस है। डिसोसिएटिव टाइप रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो डिसोसिएटिव होती हैं वो हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और इसे कहा जाता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन या फिर कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो टाइप की हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, समझ रहे हो, फॉर्मेटिव, डिसोसिएटिव। हम लोगों ने यहाँ क्या कहा कि ये रिएक्शन डिसोसिएटिव टाइप की है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये, क्लियर है। पहली चीज ये है एक्चुअल, अगर हम लोग बात करें तो, बट बुक क्या बताती है कि यहाँ, समझ रहे हो, एक नजर में देखें तो हमें कैटाबॉलिक ही नजर आएगी कि टूट रहा है भैया बस, और कुछ नहीं हो रहा, बट ध्यान दोगे तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था वो बन रहा है, वाटर बन रहा है, इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों तरह की रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तो ये प्रोसेस एम्फीबोलिक है, एम्फीबोलिक प्रोसेस है। एम्फीबोलिक यानी बोथ कैटा एंड एना, बोथ कैटाबोलिक है एंड एनाबोलिक है, क्लियर है। कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों तरह का नेचर देखने को मिलता है। तो एम्फीबोलिक प्रोसेस है, मोर करेक्टली एम्फीबोलिक है, कैटाबोलिक कहा जाता है इसे, समझ लो, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो ये तो है रेस्पिरेशन, समझ लो। रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन ली जाएगी, ऑक्सीडेशन किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाएगी, ये रेस्पिरेशन है। तो दो स्टेप्स हैं, एक तो ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, और एक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करते, इतनी बात करनी थी, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है, इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं अपन। रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स की, क्लियर है कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है। तो देखो अगर हम बात करें
टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स डिस्कस करने। और टाइप्स जब डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई बेसिस तो लेंगे हम लोग, किस बेसिस पे टाइप बताएं। तो इसमें पहला है फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या यूज किया जा रहा है, इस बेस पे रेस्पिरेशन के टाइप देखने वाले हम लोग। ठीक है, कैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, वो कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका ब्रेकडाउन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसको हम लोग यूज करेंगे इस प्रोसेस में, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है। अब कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग यूज करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उससे कम यूज होता है फैट्स। अब फैट से भी कम यूज होता है प्रोटीन, और प्रोटीन से भी कम यूज या फिर कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स में, कुछ प्लांट्स में, कुछ बैक्टीरियाज में यूज होता है ऑर्गेनिक एसिड्स का, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है, तो ये चार कंपोनेंट हैं जिनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करते हैं। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट्स, फिर प्रोटीन और फिर ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है, अब जहां तक या जब तक हम लोग रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का यूज कर रहे हैं, तब तक जो रेस्पिरेशन होगी वो है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, वो है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्लियर है, जहां तक कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूज हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए, इनका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज वगैरह। क्लियर है, फैट जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं हमारे एडिपोसाइट टिश्यू, एडिपोसाइट सेल्स में, ये जो सबक्यूटेनियस फैट, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस फैट को जब तक यूज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो बॉडी फैट यूज करेगी, तभी तो खाना नहीं खाओगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो कमजोरी आने लगेगी। कमजोरी कैसे दिखेगी, हड्डियां दिखने लग जाएगी। क्यों दिखेगी भाई, क्योंकि बॉडी फैट को यूज कर रही है, जो सबक्यूटेनियस फैट है इसको यूज कर लेगी बॉडी, तो हड्डियां दिखेंगी। क्लियर है, अगर फिर भी ना कार्बोहाइड्रेट मिला ना फैट्स मिला तो बॉडी यूज करना शुरू करती है प्रोटीन का, और प्रोटीन हम लोग जो खाते हैं वो जाता है हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर। हम लोग या फिर सेल्स इस प्रोटीन से बनाते हैं स्ट्रक्चर। क्लियर है, प्रोटोप्लाज्म, तो ये प्रोटीन यूज होगा अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे, तो उस रेस्पिरेशन को प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड्स जब यूज होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। Protoplasmic respiration. So on the basis of respiratory substrate, there are two types of respiration: floating respiration and protoplasmic respiration. Clear है, floating जहां कार्बोहाइड्रेट फैट्स का यूज किया जाए, और प्रोटोप्लाज्मिक जहां प्रोटोप्लाज्म में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड्स का यूज हो, वो प्रोटोप्लाज्मिक। तो दो तरह की रेस्पिरेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। पहला टाइप है रेस्पिरेशन का। क्लियर है, हो गया। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन के बेस पे, ऑक्सीजन के बेस पे कैसे करेंगे हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप्स, तो देखो ऑक्सीजन के बेस पे रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। क्लियर है, कौन कौन सी, तो देखो पहला ऑक्सीजन के बेस पे फर्स्ट टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है, और ऑक्सीजन के बेस पे सेकंड टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या है? तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच या इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज परफॉर्म्ड। फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उस वक्त जो ऑक्सीडेशन हो रहा है या उस वक्त जो ब्रेकडाउन हो रहा है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। क्लियर है? अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स का, तो वो कैसा ब्रेक डाउन होगा, वो कैसा ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जबकि यहां ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन या इनकम्प्लीट बोल दो, या फिर बोलो तुम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब भी किसी ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल का होगा तो वो डेफिनेटली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ऑक्सीडेशन करते क्यों है? एनर्जी रिलीजिंग के लिए। तो यहाँ हमें अगर कंपेयर करें एनारोबिक से तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मोर एनर्जी यील्डिंग। इस प्रोसेस से या इस रेस्पिरेशन से ज्यादा एनर्जी मिलती है सेल्स को या बॉडी को। क्लियर है? जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन से कम एनर्जी मिलती है कंपैरिजन टू एरोबिक, तो लेस एनर्जी यील्डिंग, लेस एनर्जी यील्डिंग। क्लियर है? समझ रहे हो? अब पता चल रहा है लेस एनर्जी और मोर एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि ज्यादा एनर्जी तब मिलेगी जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कम एनर्जी मिलेगी जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ बनने वाले एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? यहाँ बनने वाले एंड प्रोडक्ट होंगे जैसे अभी अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये होंगे एंड प्रोडक्ट अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा एंड प्रोडक्ट? यहाँ एंड प्रोडक्ट कुछ अलग टाइप के होंगे। जैसे एक केस में तो एंड प्रोडक्ट होगा C2H5OH एल्कोहलिक कंपाउंड, और एल्कोहलिक कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। और एक केस, सेकंड केस में एंड प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड वाटर। अब ये दो तरह के एंड प्रोडक्ट क्यों मिले हैं? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम लोग डिस्कस करते हैं जब ऑक्सीडेशन जब रेस्पिरेशन डिस्कस करते हैं और वो भी एनारोबिक, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन दो तरह की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल, क्लियर है, 2 कार्बन वाला, और लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है। फर्मेंटेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन, समझ रहे हो, जहां कम एनर्जी रिलीज की जाती है, कम एनर्जी यील्ड होती है। जल्दी से निपटाओ। हो गया? हुआ? चलो अब अपन कुछ और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला पार्शियल ऑक्सीडेशन, दो तरह का रेस्पिरेशन स्पेसिफाई करता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब हमें बात करनी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाए ना, तो देखो यहाँ कुछ प्रोसेसेस कंप्लीट होती है, तब जाकर के कुछ प्रोसेसेस या कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तब रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ये कहाँ होंगे? अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, एरोबिक रेस्पिरेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, ठीक है, मैक्सिमम रेस्पिरेशन। तो हम लोग क्या कहें कि मैक्सिमम रेस्पिरेशन जो है हमारी बॉडी में परफॉर्म किया जा रहा है, वो सारा का सारा एरोबिक टाइप का है। क्लियर है?
समझ रहे हो? अप्रोक्सीमेटली इन एवरी सेल, बट विद फ्यू एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस यहाँ आएंगी, उनके अंदर एनारोबिक होगा। तो एनारोबिक कहाँ परफॉर्म किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स या इसकी जगह जहाँ ये परफॉर्म किया जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली परफॉर्म होती है बैक्टीरियाज में। क्लियर है? बैक्टीरियाज एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट। सेकंड कि जो ऑर्गेनिजम्स एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट्स के अंदर रेस्पिरेशन एनारोबिक टाइप की होती है। रीजन कि भाई ये एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेंगे। अब वहां तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो इन्हें बिना ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? एनएरोबिक। नेक्स्ट, हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर भी रेस्पिरेशन एनएरोबिक होता है। ऐसा क्यों होता है? आरबीसी तो हमारी बॉडी का पार्ट है ना, हमारा सेल है, और हमारे सेल्स में हम लोगों ने कहा मैक्सिमम रेस्पिरेशन एरोबिक होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन अगर तुम्हें परफॉर्म करवानी है तो तुम्हें सेल ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ही चाहिए सेल के अंदर, जबकि आरबीसी ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी के जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हैं, और इसी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती। यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन देखी जाती है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट और एग्जांपल्स, जैसे हमारी वाइट मसल फाइबर्स हैं, वाइट मसल फाइबर्स, तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होगी। क्लियर है? यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी यहाँ, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी, यानी फर्मेंटेशन होगी। क्लियर है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की जगह, और ये मैक्सिमम अपने अंदर रेस्पिरेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये ऑक्सीजन के बेस पे दो तरह की रेस्पिरेशन है। निपटाओ इसे जल्दी। हुआ? चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। क्लियर है? हम लोगों ने बात की रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और ऑक्सीजन दोनों के बेस पे। अब हम तीसरा बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। क्लियर है? टाइप्स है थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। अब रेस्पिरेशन की टाइप देखनी है, और वो भी ब्लड के बेस पे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई देखो, ये है बेसिकली दो टाइप्स की, और किस तरह से ये टाइप्स बताए गए हैं ये जान लो। तो रेस्पिरेशन के टाइप्स देख रहे हैं हम एक्चुअल में तो, बट ये रेस्पिरेशन यहाँ ब्लड के बेस पे देख रहे हैं। और ब्लड सिर्फ क्या रोल प्ले करता है हमारे अंदर? ब्लड का मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो रेस्पिरेशन का तो सिर्फ हम लोग एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सपेल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन की तो बात ही नहीं की यहाँ तो ऑक्सीडेशन जो होता है उसके बेसिस पे हम लोगों ने ऑक्सीजन वाला देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक एंड एनारोबिक। अब हम देखते हैं जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है इस बेस पे। गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू, सॉरी ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, इस वजह से या इस अकॉर्डिंग दो टाइप्स की रेस्पिरेशन बताई जाती है। पहली रेस्पिरेशन है या पहली टाइप है रेस्पिरेशन की ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, डायरेक्ट रेस्पिरेशन, डायरेक्ट रेस्पिरेशन। क्लियर है? और सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है? और ब्लड के बेस पे बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? तो देखो, डायरेक्ट रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ब्लड का कोई रोल नहीं हो। ठीक है? नो रोल ऑफ ब्लड, नो रोल ऑफ ब्लड। किस चीज में रोल नहीं है?
इन रेस्पिरेशन में क्या करता है, रेस्पिरेशन में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को परफॉर्म करवाता है, गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करवाता है। तो नो रोल ऑफ ब्लड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं है ब्लड का, क्लियर है। जबकि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन यानी इसमें ब्लड का रोल होगा, ब्लड प्लेज अ मेजर रोल इन गैसियस एक्सचेंज में ब्लड एक मेजर रोल प्ले करेगा। कैसे, समझने वाली चीज तो ये है ना। तो देखो भाई, ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी में एक फ्लूइड है जो क्या करता है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन उसको लेगा, ठीक है, और बॉडी के हर सेल तक पहुंचाएगा। बॉडी का हर सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है रेस्पिरेशन के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हर सेल से लेगा और एनवायरनमेंट में छोड़ देगा। तो एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी के सेल्स के बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रहा है ब्लड। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज between environment and our body cells is performed with the help of blood. तो blood play a major role in gaseous exchange. तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे कह सकते हैं, इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्टली सेल्स एक्सचेंज नहीं कर रहे, इंटरमीडिएट लेकर के एक्सचेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट में ब्लड का कोई रोल नहीं होगा, सेल्स हाँ हम खुद ही एक्सचेंज करेंगे। तो सेल्स खुद एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ गैसेस का, ठीक है। सेल्स खुद ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बात खत्म। ब्लड का कोई रोल नहीं, कोई बिचौलियों का काम नहीं, बात खत्म। ये है, समझ लो। जबकि इनडायरेक्ट में ब्लड का मेजर रोल होता है। अब डायरेक्ट रेस्पिरेशन हम कहाँ देखने को मिलेगी हमें, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो डायरेक्ट रेस्पिरेशन, अबे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसान है ना, हेल्पफुल है। तो इनडायरेक्ट क्यों नहीं करते, ये डायरेक्ट क्यों करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो डायरेक्ट इसलिए करते हैं, बेचारों के पास ब्लड ही नहीं था इनके पास, तो करे क्या, ना है बांस और ना बज रही है बांसुरी, तो ना है ब्लड और ना हो रहा है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो फिर ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ब्लड नहीं होता। तो वही हमारे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से लेकर के, पोरीफेरा फाइलम से लेकर के, और जो इसके हेलमिंथीज फाइलम है, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज तक जो फाइलम है, उन फाइलम्स के जो मेंबर्स हैं उन सब के अंदर ब्लड एब्सेंट है। ब्लड एब्सेंट है तो भाई ब्लड एब्सेंट है तो रोल क्या घंटा प्ले करेगा, यहाँ है ही नहीं ब्लड, तो रोल भी प्ले नहीं होता, रोल प्ले नहीं होता तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। अब एसके हेलमिंथीज से आगे वाला फाइलम एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा फाइलम में क्या हुआ था, एक बहुत ही शानदार घटना घटी कि यहाँ ऑर्गेनिजम्स ने ब्लड डेवलप कर लिया, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्लड आ गया था। अब एनिलिडा से आगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेटा और हम लोग कोर्डेटा, हम सब में ब्लड है। तो एनिलिडा से लेकर के कोर्डाटा तक सबके अंदर ब्लड है, तो सब इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन शो करते हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा से एसके हेलमिंथीज और एनिलिडा से कोर्डेटा, ये है एग्जांपल्स विद अ एक्सेप्शन, ध्यान दो, ठीक है, विद अ एक्सेप्शन। हम लोग एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, तो पोरीफेरा से एसके हेलमिंथीज एंड इंसेक्ट्स जो हैं, लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा स्पीसीज इसी क्लास के अंदर आती हैं, ठीक है। कीट पतंगे, इंसेक्ट्स जो है ना, ये भी डायरेक्ट रेस्पिरेशन का एग्जांपल। अब ऐसा कैसे हो सकता है बे, क्योंकि इंसेक्ट तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर हैं और आर्थ्रोपोडा फाइलम एनिलिडा से आगे वाला फाइलम है, यानी जैसे जैसे फाइलम में हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, डेवलपमेंट भी बढ़ती जाती है, तो मतलब आर्थ्रोपोडा एनिलिडा से ज्यादा डेवलप्ड फाइलम है। अब एनिलिडा से ज्यादा डेवलप्ड फाइलम है आर्थ्रोपोडा और उसके मेंबर है इंसेक्ट्स, तो इनके अंदर तो ब्लड होना डेफिनेट है, क्योंकि एनिलिडा में ब्लड आ गया था तो आगे वाले में ब्लड आना जरूरी है। तो इन सब में ब्लड है, मतलब कोर्डेटा तक हम लोगों ने कहा सबके अंदर ब्लड है, ब्लड है, फिर ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्यों शो कर रहे हैं,
ब्लड होते हुए भी सेल्स डायरेक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस का एनवायरनमेंट के साथ। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर अगर हम बात करें इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है, ब्लड रोल प्ले करता है गैसेस एक्सचेंज में, तो वो इस वजह से करता है कि उसके अंदर पिगमेंट है। पिगमेंट है। पिगमेंट कौन सा? हमारे अंदर पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, रेड कलर्ड पिगमेंट है आयरन कंटेनिंग। इसकी वजह से ब्लड गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। समझ रहे हो? ऑक्सीजन कैरी करके ले जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके ला सकता है। क्लियर है ना? बट इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है कि ये इतने डेवलप तो हैं, इंसेक्ट्स इतने डेवलप तो हैं कि इनके अंदर ब्लड हो। क्लियर है? इतने डेवलप्ड हैं कि इनके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, बट कैसा ब्लड है? पिगमेंट लेस ब्लड है। इनके ब्लड में पिगमेंट नहीं होता, ब्लड प्रेजेंट है बट पिगमेंट एब्सेंट होता है। पिगमेंट एब्सेंट है तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं ब्लड के पास जो गैसेस कैरी कर सके, गैसेस को कैरी कर सके, तो गैसेस एक्सचेंज का काम ब्लड नहीं कर पाएगा। और ऐसा ब्लड है जिसके अंदर पिगमेंट नहीं है, तो इस ब्लड को हम लोग कहते हैं कलरलेस ब्लड। कलरलेस ब्लड ये इंसेक्ट्स की एक कंसेक्यूटी है। क्या होता है भी कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हुए भी, ब्लड होते हुए भी गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाते ब्लड की हेल्प से, डायरेक्ट रेस्पिरेशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि पिगमेंट नहीं है, कलरलेस ब्लड है, और पिगमेंट ही है जो कि गैसियस एक्सचेंज करवाता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल जुड़ते हैं पिगमेंट से, जैसे हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं। तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। क्लियर है? समझ आया? चलो, थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब टाइप्स तो होते हैं कंप्लीट, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में ले जाते हैं। जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन है, इसमें तो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस का, एनवायरनमेंट और सेल्स के बीच में, है ना, बॉडी सेल्स के बीच में। बट इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में ब्लड गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। ये एक बात क्लियर है? अब इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में ब्लड गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, तो ब्लड के साथ गैसियस मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। अब गैसियस मॉलिक्यूल जुड़ तो गए, बट वो हटेंगे कैसे? जैसे ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन कैसे हटेगी? और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हटेगी? मतलब ब्लड दोबारा फिल्टर कैसे होगा, प्योरीफाई कैसे होगा? तो इस बेसिस पे हम लोग इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स देखते हैं। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो है वो फर्दर कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से टाइप हैं? तो देखो, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के टाइप होते हैं, पहला फर्स्ट टाइप है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है अभी? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में प्योरिफिकेशन के लिए या ब्लड की हेल्प करने के लिए, एनवायरनमेंट और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए यूज होता है मोइस्ट क्यूटिकल का। मोइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल होती है स्किन, जस्ट लाइक एज स्किन। क्लियर? जैसे अपनी स्किन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास क्यूटिकल होती है, और मोइस्ट क्यूटिकल का यूज होता है, वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। एग्जाम्पल्स है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलती है फ्रॉग। क्लियर है? फ्रॉग के अंदर, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है ब्रैंकियल। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ मोइस्ट क्यूटिकल की बजाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए थे ब्लड प्योरीफाई करने के लिए, और वो होते हैं गिल्स। तो यहाँ गिल्स यूज होंगे। क्लियर है? यहाँ मोइस्ट क्यूटिकल यूज होती है, यूज मोइस्ट क्यूटिकल।
यहाँ गिल्स यूज होंगे। अब गिल्स यूज होंगे, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन की जाती है? ऐसे हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलीय जीव जो भी होंगे वो गिल्स यूज करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ये है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? यहाँ कौन से स्ट्रक्चर यूज होंगे? यहाँ स्ट्रक्चर जो यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है पल्मोन। क्लियर है? पल्मोन स्ट्रक्चर यूज होंगे। पल्मोन को हम लोग कॉमनली जानते हैं लंग्स के नाम से। लंग्स यूज, लंग्स का यूज किया जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए। क्लियर है? ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्लियर है? टेरेस्ट्रियल के अंदर लंग्स मेनली, ये विद एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है एक्सेप्शन नहीं है, विद एक्सेप्शन है, बट मेनली एक्वेटिक और एनिमल्स गिल्स यूज करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग्स यूज करते हैं, और फ्रॉग जैसे मोस्ट क्यूटिकल यूज करते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? ये हुआ। चलो अब ये है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के टाइप। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, अब हम लोग फ्रॉग को अलग डिस्कस करें तो फ्रॉग की कुछ खासियत है वो भी साथ में बतिया लेते हैं, उनके बारे में भी। ये हो गया। चलो अब हम कुछ बातें फ्रॉग के लिए करेंगे, मेंढक के लिए। तो देखो फ्रॉग को डिस्कस करते हैं अपन। फ्रॉग के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग अलग अलग लाइफ स्टेजेस में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स यूज करता है। जैसे फ्रॉग अगर लार्वल स्टेज में है ना, फ्रॉग का लार्वा है तो लार्वा यूज करेगा गिल्स का। क्लियर है? लार्वा गिल्स यूज करेगा क्योंकि लार्वा एक्वेटिक होता है, टेडपोल लार्वा। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, अगर फ्रॉग एक्वेटिक हैबिटेट में है, एक्वेटिक हैबिटेट में है तो क्या यूज करेगा? अगर फ्रॉग एक्वेटिक हैबिटेट में है तो यहाँ भी ये यूज करेगा कुछ चांसेस में स्किन को, यानी मोइस्ट क्यूटिकल को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगर फ्रॉग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में तो फ्रॉग यूज करेगा अपने लंग्स का। क्लियर है? और इसी के साथ साथ स्किन का भी यूज करेगा, क्यूटिकल का, और इसी के साथ साथ इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी। ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी का भी यूज करेगा। तो ये है। और अगर फ्रॉग हाइबरनेट करने चला गया, हाइबरनेशन में चला गया, हाइबरनेट या हाइबरनेशन क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज होती है बॉडी की, कुछ एडवर्स कंडीशन, हार्श कंडीशंस को कवर अप करने के लिए या कोप अप करने के लिए ऑर्गेनिजम्स खुद को इनएक्टिवेट कर लेते हैं, इनएक्टिव कर लेते हैं, वो कंडीशन हाइबरनेट की होती है। क्लियर है? समझ रहे हो? विंटर स्लीप बोलते हो जैसे। तो इसके दौरान क्या होता है? हाइबरनेट जब ये करता है उस वक्त ये रेस्पिरेशन करता है थ्रू स्किन। क्लियर? स्किन के यानी क्यूटिकल के थ्रू। और एक्वेटिक हैबिटेट में भी, और लार्वा, टेरेस्ट्रियल, ये अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग स्ट्रक्चर्स का यूज करेगा। जैसे एक्वेटिक में क्यूटिकल के साथ साथ ये गिल्स का भी यूज करता है, बट इसके अंदर गिल्स वेल डेवलप्ड नहीं होते। क्लियर है? वेल डेवलप्ड गिल्स नहीं होते। तो ये स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर। ठीक है?
ये फ्रॉग है। दैट क्लियर? चलो, तो ये बात हुई फ्रॉग की। आज इतना ही, बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, और फिर हम आएंगे हमारे रेस्पिरेशन पे, ह्यूमन रेस्पिरेशन। क्लियर है? चलो।